जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। रशिया के हार्डलैंड में एक बड़ा झटका महसूस हुआ है और जो रशिया का लेनिनग्राड रीजन है उसमें जो एक मेजर ऑयल रिफाइनरी है उस पर यूक्रेनियन ड्रोन ने स्ट्राइक की है। और एक ऐसा टारगेट जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रशिया की वॉर इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता रहा है, उसके ऊपर ये अटैक की खबर आती है। ये रिफाइनरी रशिया के सबसे बड़े फ्यूल परचेजिंग हब में से एक है और इस पर हमला सिर्फ एक टैक्टिकल स्ट्राइक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। वॉर अब सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहा है, ये एनर्जी इकोनॉमी और ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंच चुका है। यही सब कुछ हम ईरान और जो यूएस और इसराइल वॉर चल रहा है उसी में भी इसी तरह की चीजें हम देख रहे हैं। अब रिपोर्ट्स की हम बात करते हैं तो मल्टीपल ड्रोन जो है वो इंटरसेप्ट किए गए हैं लेकिन डैमेज कंफर्म हुआ है। सवाल ये है कि अगर रशिया के कोर इंडस्ट्रियल जोन भी सेफ नहीं है तो एस्केलेशन किस लेवल तक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया की जो ऑयल सप्लाई चेन है उस पर इसका क्या असर होगा। अब जबकि पहले हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है और चुनिंदा देश जो ईरान के मित्र देश हैं जिसमें भारत, जापान, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं, उनके लिए ही सिर्फ वो खुला है। तो ऐसे में ऑयल सप्लाई दुनिया की बाधित है। ऐसे में एक और ऑयल रिफाइनरी पर इस तरह का बड़ा हमला क्या कुछ दिखाता है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी की जो मॉस्को यात्रा है उस पर भी बात करेंगे, उसके पीछे क्या जो अहम उद्देश्य है उसकी चर्चा। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्याम उमेश जी। उमेश जी, सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि क्या अब यूक्रेनियन भी जो है वो एसिमेट्रिकल जो मतलब ये कहना चाहिए कि जिस तरह से हम ईरान और इस सब में पैटर्न देख रहे हैं उसी तरह से एसिमेट्रिकली रशियन जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट कर रहा है ताकि उसकी जो वॉर फंडिंग है हिट किया जा सके उसका। देखिए, जब से क्रूड जो है $100 के ऊपर गया है, तब से यूक्रेन ने बोला है कि रशिया ने 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने $10 बिलियन कमा लिए हैं। और यूक्रेन नहीं चाहता कि रशिया इस वॉर के कारण अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, एनर्जी सप्लाई मीट कर सके, क्योंकि उसको वेस्टर्न फंडिंग बंद हो चुकी है। अब ये देखिए कि ये जो ड्रोन है यूक्रेन से बहुत दूर, मतलब 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने ट्रेवल किया है और उन्होंने वहां पर जाके लेनिनग्राड रीजन में जो रशिया की जो रिफाइनरीज है, जो वहां पर 40% रशियन क्रूड एक्सपोर्ट्स जो वो हैंडल करते हैं, उसको उन्होंने उड़ा दिया है। सबसे बड़ी बात है अंबर जी, इसका ये जो ड्रोन्स है, आप देखिए कि इसके कारण रशिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इमीडिएटली उन्होंने सिर्फ ये रिफाइनरी प्लांट नहीं उड़ाया, इससे पहले उन्होंने वहां पर रशिया का जो फर्टिलाइजर प्लांट है उसको भी उड़ा दिया था। उसके कारण रशिया ने अपना जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट है वो भी 1 महीने के लिए बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया को अब अपना जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, उसके बाद वो एक्सपोर्ट करेगा। अब ये देखिए, चाइना ने भी हमारी जो फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। देश के अंदर आपको मालूम है कि अभी राबी और खरीफ का सीजन है और प्रधानमंत्री मोदी कंटिन्यूसली आप देखिए कि वो वॉर फुट पे मीटिंग्स करते जा रहे हैं। कल उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, सारे पॉलिटिकल पार्टी से उन्होंने बात की है और कल प्रधानमंत्री मोदी वापस जो स्टेट गवर्नमेंट के सीएम से उनसे बात करने वाले हैं। अमर जी, सबसे बड़ा बात यह है कि आप ये देखिए कि इस टाइम पे, क्रिटिकल टाइम पे मोदी जी का रशिया जाना तय हुआ है। अब डेट्स जो है कुछ दिनों में फाइनलाइज हो जाएगी, पर आज आप ये देखिए कि भारत ने अभी जो युद्ध हुआ है उसके अंदर भी हमने जो समुद्र के अंदर 60 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण डिस्टर्ब हुआ था, हमने उसको खरीद लिया है। सब इसके आप ये देखिए कि भारत हैज एमर्ज वन ऑफ द की पार्टनर्स ऑफ रशिया। हमारा जो ट्रेड, अभी आपको बता देता हूं, 2022 से पहले हम रशिया से 2% ऑफ ऑयल लेते थे। आज एक टाइम पे हम 40% तक लेना चालू कर दिए। भारत एक दिन में 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो है क्रूड इंपोर्ट करता है, उसमें हमने लास्ट ईयर
2.1 मिलियन बैरल्स पर डे भी हमने इंपोर्ट किया था। कुछ रशिया के हमने अपनी सप्लाई थोड़ी सी कम कर दी थी 25 या 22% पर ये युद्ध के बाद आप ये देखिए कि सप्लाई पुराने स्तर पे आ चुकी है और उस टाइम पे यूक्रेन ने ये कांड कर दिया है ताकि एनर्जी मार्केट में रशिया बेनिफिट ना कर सके। यूक्रेन ने रशिया को बहुत डैमेज किया है ताकि वो अपनी वॉर टाइम फंडिंग ना कर सके। आप ये देखिए कि ये नई बात नहीं है, इससे पहले भी यूक्रेन के ड्रोन्स ने रशिया के जो बॉम्बर्स है उनके ऊपर हमला किया था। और अभी ऐसा है कि भारत और रशिया अपना जो ट्रेड है 100 बिलियन डॉलर्स पर लेके जाना चाहते हैं, जो अभी 68 बिलियन डॉलर्स है। और प्रधानमंत्री मोदी जी अगर रशिया जाते हैं तो उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं जो लटकी पड़ी हैं उसके ऊपर भी आप ये देखेंगे देयर विल बी लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स। जो देखिए मोदी व्लादिमीर पुतिन अभी दिसंबर में ही भारत आके गए थे, बहुत सारे डिफेंस डील्स और बाकी बायलैटरल एग्रीमेंट्स उसको भी हो सकते हैं। और इस टाइम पे इस क्रिटिकल टाइम पे भारत जो है रशिया से अभी हम गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने आप ये देखिए कि हम कतर से इंपोर्ट करते थे अपनी जो अपनी 40% to 50% जो गैस है वी यूज टू इंपोर्ट फ्रॉम कतर एनर्जी। कतर एनर्जी ने अभी वो प्रोडक्शन बंद करके रखा है। इसके लिए भारत ने अपना जो गैस है वो हम रशिया से अभी लेना चालू किए हैं, ये भी बता देता हूँ। जी, लेकिन उमेश जी एक सवाल मैं इस सब में और जानना चाहती हूँ कि अगर ऐसे ही अटैक्स जो हैं वो बढ़ते रहे, तो क्या एक और हम ऑयल प्राइस में शॉक देखने वाले हैं? क्योंकि पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से ग्लोबल एनर्जी शॉक्स को हम फेस करते हुए देख रहे हैं। देखिए ऑयल ऑलरेडी जो था 106 बैरल्स जो है वो पहुंच चुका है, मतलब $106 बैरल पहुंच चुका है जो 95 96 था। तो न्यूज जल्दी रिएक्ट करती है, प्राइस मूवमेंट्स जो है न्यूज के हिसाब से जल्दी रिएक्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम भी आ सकता है और हमारी फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए रशिया विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे डिफेंस परचेज भी हैं, हमारे बहुत सारे प्रीवियस बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी है। रशिया इज एमर्जिंग एज अ की सप्लायर फॉर इंडियाज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी नीड्स, फिर फर्टिलाइजर और आप ये देखिए अभी डिफेंस उस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिक्योरिटी चीज आप देखिए कि हम जो ट्रेड करते हैं रशिया से, हमारा जो ट्रेड जो डेफिसिट है रशिया से बहुत ज्यादा है। हम रशिया से अराउंड 68 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड करते हैं, जबकि हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं 5 से 6 बिलियन डॉलर का, और इंपोर्ट उनसे हम 60 टू 62 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं, जिसके कारण ट्रेड डेफिसिट भी 55 टू 56 बिलियन है। सबसे बड़ी बात है ये ट्रेड डेफिसिट भी हमें कम करना है और मोदी जी जाकर वहां पर इसको भी एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अंबर ऐसे जी में आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ऑफ कोर्स जिस तरह का समय दुनिया के सामने चल रहा है, मल्टीपल जो क्राइसिस है, चाहे रशिया यूक्रेन हो, काफी लंबे समय से ईरान और जो हमास का चल रहा था, अभी ये फर्दर बड़े एस्केलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इस सब में पहले ही हम क्राइसिस देख रहे हैं, चाहे एनर्जी हो प्लस फर्टिलाइजर्स हो, और प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो है वो काफी अहम है इस सब के बीच में। और उमेश जी, रशिया की अगर हम बात करते हैं अब, तो क्या रशिया जो है अब रिटेलिएशन में यूक्रेन की जो एनर्जी ग्रिड है उस पर कोई अग्रेसिव स्ट्राइक कर सकता है? देखिए अंबर जी, ऑलरेडी दोनों के बीच में जो स्ट्राइक्स है वो कंटिन्यूसली चलते जा रहे हैं। रशिया जो है धीरे धीरे यूक्रेनियन टेरिटरी को खाता जा रहा है। अब यूक्रेन जो है रशिया के अंदर उनके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हमला कर रहा है और उसको सपोर्ट मिल रहा है अमेरिका का। ये एक तरह से अमेरिका का रिवेंज भी हो सकता है, क्योंकि रशिया जो है ईरान को इंटेल सपोर्ट भी दे रहा है, वो उनको ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज रहा है। तो ये एक तरह से अमेरिका का प्रॉक्सी वॉर हो सकता है, जिसके अंदर देखिए यूक्रेन के पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है,
यूक्रेन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी लोकेशन सब दिया होगा, तभी जाके वो डीप इनसाइड 1000 किलोमीटर दूर वो उन्होंने ड्रोन भेज के वहां पर अटैक किया है। ये धुआं इतना, मतलब ये अटैक इतना भयंकर था कि फिनलैंड जो 50 किलोमीटर दूर था वहां पर भी आप आग की लपटें देख सकते थे। तो अंबर जी, सबसे बड़ा जो इश्यू है कि रशिया जो है यूक्रेन को कंटिन्यूसली वो कंटिन्यूसली उसके ऊपर बमबारी कर रहा है। और इस टाइम पे आप ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट है अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि देश के अंदर अगर ये युद्ध ज्यादा दिन तक चलता है, अभी तो सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, पर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को रशियन विजिट बहुत जरूरी है। और इस मद्देनजर आप देखिए कि आज ही रिपोर्ट आई है कि इंडिया स्पीड्स अप ऑयल एलपीजी इंपोर्ट स्टॉक्स। मतलब आप देखिए कि भारत जहां से भी एनर्जी मिल सकती है, हमने अभी अर्जेंटीना से 50,000 टन एलपीजी हमने इंपोर्ट किया, यूएस से हमने 3,50,000 टन इंपोर्ट किया, हमने ईरान से भी अभी एलपीजी इंपोर्ट करना चालू कर दिया। ईरान से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 मिलियन बैरल्स जो ऑयल है वो उन्होंने खरीदा है। अब रशिया से भी हमें जो मिडिल ईस्ट से हमारा जो 33% जो हमारा क्रूड ऑयल नीड्स मिलता, जो मीट होता था, उसको हमको भरपाई करना है, क्योंकि ये 1 साल लग जाएगा जो जब तक, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने सिर्फ 4 कंट्री को अलाउ किया कि उनके शिप्स जा सकते हैं। वो है इंडिया, रशिया, चाइना, इराक और एक पाकिस्तान। सिर्फ 5 कंट्री को उन्होंने अलाउ किया है। और जापान जापान हाँ, जापान से बात, हाँ जापान भी किया और साउथ कोरिया बात कर रहा है। आपकी बात सही है। तो ये जो युद्ध है जल्दी खत्म होने वाला जैसा नहीं लग रहा है। और कुछ 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 17 देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मोदी जी से भी बात की है। तो और हम ये भी देख रहे हैं कि हजारों पैराट्रूपर जो हैं वो मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। यूएस के 11 मैराइन एक्सपेडिशनरी यूनिट, 31st मैराइन एक्सपेडिशनरी यूनिट, 82nd एयरबोर्न डिवीजन जो उनका जो ट्रूप्स है वो सब पहुंच रहे हैं। और कयास लगाया जा रहा है कि जैसे यूएस ने बोला है कि वो खर्ग आइलैंड पे शायद हमला करके उसको कर लेगा, पर मेरा अनुमान है कि वो बता रहे हैं खर्ग आइलैंड पे, पर शायद वो तेहरान पे भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि पैराट्रूपर्स आना इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल सिटी पर अगर वो वहां पर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो वहां पर एक रेजा पहलवी को वो बता देंगे कि ही इज द डिफेक्टो गवर्नमेंट, हमारी सपोर्ट है। फिर इरानियन गवर्नमेंट को, इरानियन पीपल को वो बोलेंगे कि हम सारे सैंक्शंस हटा देंगे, अमेरिका ईरान के साथ है, ताकि वहां पर सत्ता परिवर्तन कर सके। ये अमेरिका कर सकता है 27 तारीख की रात को, जब 5 दिन की जो मियाद है वो खत्म हो जाएगी। और इसके लिए मिडिल ईस्ट के अंदर हम देख रहे हैं अमेरिकन ट्रूप्स का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन उमेश जी, अब मैं आपसे एक बात इसमें ये जानना चाहती हूँ कि जो सबसे क्रिटिकल है कि क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, या फिर हम और भी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं, क्या ये मतलब अब जो फुल स्केल एनर्जी वॉर में बदलता जा रहा है सब कुछ, इसके पीछे एनर्जी ही मेन उद्देश्य है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी, भारत 89% अपनी एनर्जी इंपोर्ट करता है। देश के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप ये देखिए कि अफवाहें फैलाते जा रहे हैं देश के अंदर। कल भी कुछ सिटीज के अंदर पेट्रोल पंप्स के बाहर भीड़ जमा हो गई थी पेट्रोल भराने के लिए। और आपने ये भी देखा है कि जब वॉर चालू हुआ था, जो हमारा एलपीजी कनेक्शंस एवरीडे बुकिंग हमारा 55 लाख होता था, वो 88 लाख पहुंच चुका था। आज वो वापस 50 से 55 लाख पहुंच चुका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ये वॉर, अगर अमेरिकन ट्रूप्स ईरान के अंदर लैंड हो जाते हैं, तो वहां पर आईआरजीसी छोड़ने वाला नहीं है। आईआरजीसी पक्का लड़ेगा, क्योंकि ईरान ने ये तक अपना जो उन्होंने कम्युनिकेशन और कमांड सिस्टम डिसेंट्रलाइज बना के रखा है। उन्होंने आईआरजीसी को 31 कमांड यूनिट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और बोल दिया है सिचुएशन के अनुसार आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं।
तो उनको डायरेक्ट तेहरान से कमांड आने की जरूरत नहीं है। अमेरिका जानता है और अमेरिका को ये भी मालूम है कि जितने भी लीडर्स है वो तेहरान में नहीं है, और वो वहां पर अपनी ट्रूप्स भेजकर कैपिटल सिटी को अपने कंट्रोल में लेगा, और वहां पर अगर रेजा पहलवी को अगर वो बैठा देता है तो ईरान के अंदर एक सिविल वॉर चालू हो जाएगा, और सिविल वॉर चालू हो जाएगा तो आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उधर आप एक भी शिप जो है वहां से बाहर नहीं निकलेगा। और उसके बाद एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि भारत के पास एक बैकअप प्लान रहे, और मोदी जी से ट्रंप ने कुछ बात बोली भी है। अब उसके बाद मोदी जी ने बोला है कि हमें कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने क्लियर कट नहीं बोला कि क्या होने वाला है, पर हमें इंडिकेशन मिल चुका है। और इसी मद्देनजर के लिए ये रशियन विजिट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश के अंदर अभी एग्रीकल्चरल सीजन चालू हो रहा है। वहां पर आपको फर्टिलाइजर्स की जरूरत है, और फर्टिलाइजर्स के लिए आपको नाइट्रोजन, अमोनिया और फॉस्फेट की जरूरत होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके लिए मोदी जी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए वो जा रहे हैं रशिया। बिल्कुल। और ऐसे समय में जब संकट की स्थिति पूरी दुनिया के सामने है, मोदी जी जो देश के सामने संकट है उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से समस्याएं हैं उन सबको रिजॉल्व करने की जो कोशिश उनकी प्रायोरिटी पे है वो नजर आती है। जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस, चाहे गैस हो, पेट्रोल हो, और उसके प्रोक्योरमेंट की बात, और साथ ही साथ फर्टिलाइजर जो जिसकी वजह से खेती और जो अहम कामों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है उस पर काफी असर पड़ रहा है। तो ये बहुत अहम हो जाता है। और अगर हम रशिया के ऊपर भी जो ये स्ट्राइक हुई है यूक्रेन की तरफ से, उसको भी अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक रिफाइनरी का हमला हम नहीं मान सकते, क्योंकि इससे एक बड़ा सिग्नल निकल कर आता है। और सिग्नल है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर का नेक्स्ट फेज है वो मिसाइल और टैंक से आगे बढ़ चुका है। अब टारगेट पर है इकोनॉमी, सप्लाई चेन और ग्लोबल स्टेबिलिटी। आज अब हम एक रिफाइनरी को जलते हुए देख रहे हैं, कल ग्लोबल मार्केट्स भी हिल सकती हैं, और जो कि हिलती भी नजर आ रही है, क्योंकि एनर्जी सप्लाई और सब पे जब असर पड़ता है तो मार्केट्स हिलती हैं और लगातार हिल रही है। अब और अब जब एनर्जी पर जब आ जाती है तो उसका जो असर है वो सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर देश, हर इकोनॉमी और हम सब आम आदमी, हमारे जो जैसे लोग हैं, उन तक ये पहुंच जाता है। अब सवाल अब ये नहीं है कि वॉर चल रहा है या नहीं चल रहा है, सवाल ये है कि ये कितनी दूर तक और जाने वाला है। उमेश जी, धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम जी, बहुत धन्यवाद।